हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग। ये आपका 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेवल आपके अच्छे रहते हैं। काव्य शास्त्र में नहीं रखती क्योंकि 6 to 8 वाले विद्यार्थी भी हैं इसमें, पर कुछ मैं आपको काव्य शास्त्र के भी क्वेश्चन लास्ट में करवा दिया करूँगी, ठीक है, ताकि हर प्रकार के लेवल के बच्चे यहाँ पे देख पाएँ। हर जो जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं 11-12 का, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए। साथ ही साथ इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। जितने भी लोगों के एग्ज़ाम में साहित्य और व्याकरण पूछा जाता है वहाँ के लिए आपका ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब चलिए बात करें अगर हम, तो यहाँ पे 80 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें हम व्याकरण के 40 क्वेश्चन रखेंगे और 40 क्वेश्चन साहित्य के। जितने भी लोग नए हैं उनके लिए मैं ये बातें रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे पुराने विद्यार्थी उनको पता है ये सभी बातें। तो 80 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए गद्यांश बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो गद्यांश यानी कि पैसेज को मैं यहाँ पे नहीं रख रही हूँ क्योंकि पैसेज तो आप खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, उसको करने का कुछ तरीका होता है, जैसे कि पूरा पैसेज आपको पहले नहीं पढ़ना है, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस तो उसमें व्याकरण से संबंधित होते हैं, जैसे उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेता है या फिर आपसे समास पूछ लेता है, तो बेकार में आपका पूरा पढ़ के टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते ही दिख जाएगा कि क्या आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा समय बचता है उस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पैसेज को। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। और पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इतना कर देंगे तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और यहाँ पे आपका क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल अच्छा रहने वाला है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर आप स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में जितना आप यहाँ कर रहे हैं उससे आप 5 मार्क्स ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है, इतना आप मान के चलिए। तो जितना क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, जिस प्रकार से पूछा जाता है, जिस प्रकार से आपका एनालिसिस के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, उसी पैटर्न पर आधारित आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण की बात की जा रही है, उदाहरण बताना है आपको यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो स्वर का विभाजन आपने पढ़ा होगा वर्णमाला में, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में वर्णमाला करा रखा है। अगर आपने नहीं किया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर वहाँ से देख सकते हैं। पूरी थ्योरी क्लास का मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप व्याकरण के कोई भी टॉपिक को देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर की बात की जा रही है, तो स्वर का विभाजन आपने देखा होगा। तो कंठ तालव्य के अंदर आता है आपका ए और अ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूँ तो यहाँ पे देखिए कंठोष्ठ की अगर हम बात करें, कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ की अगर हम बात करें तो कौन से हो जाएंगे, ओ और अ। ये डिटेल में मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप खुद ही नहीं देखोगे। ओष्ठ की मैं बात करूँ तो ओष्ठ में आप सभी को पता है ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा ये लग जाती है। अ और अ आपका किसके अंदर आता है, कंठ में आता है, ठीक है, कंठ में आता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तालु में आपका छोटी ई बड़ी ई की मात्रा आती है, मूर्धा में आपका री आता है। इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आप पूरा टॉपिक समझ लेंगे, पूरा डिटेल में आप थ्योरी क्लास को देख लेंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, बहुत ही ईजी लगेगा आपको ये सारा चीज़। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए भारत के अकॉर्डिंग बताना है आपको, ठीक है। तो ये मैं आपको जब आपको भाषा परिवार में आपको करवा रही थी, भाषा विज्ञान मैंने आपको पूरा डिटेल में करवाया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने आपको ये सभी चीज़ें बता रखी हैं। यहाँ बताएंगे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, 73%। अगर विश्व के अकॉर्डिंग पूछा जाए, विश्व के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि भारोपीय परिवार का कितना प्रतिशत है जो बोलने वाला है, तो क्या हो जाएगा आपका 45%, ठीक है। और भारत के उपलक्ष्य में पूछा जाए तो 73%। भारोपीय परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारोपीय परिवार में निम्न में से कौन सी भाषाएं आती हैं, जैसे कि अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये सभी भाषाएं जो है आपके भारोपीय परिवार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी, किशोरीदास वाजपेयी, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ किशोरीदास वाजपेयी की, तो इनकी एक रचना है ब्रजभाषा का व्याकरण, इनकी एक रचना है ब्रजभाषा का व्याकरण, ठीक है, ब्रजभाषा का
व्याकरण। जो इम्पॉर्टेंट है वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आपको मैं बता देती हूँ। तो ब्रज भाषा का व्याकरण इनकी एक रचना है जिसको अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी ने क्या कहा है कि व्याकरणों का व्याकरण कहा है। तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान में रखेंगे। भाषा की हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी अपभ्रंश, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आपसे भी ये प्रश्न करने में समर्थ हो रहे होंगे क्योंकि मैं सभी कुछ आपको बता चुकी हूँ पहले ही। तो ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया था, उपभाषा बोली से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि मैं सारा एक एक क्वेश्चन से मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या और अलग हो सकता है उसी सिमिलर में, वो आपको करवाने की कोशिश मैंने की है। बहुत मेहनत लगी है। ये सारे क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके आपके लिए लाई हूँ जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, स्थानीय भाषा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोली। ठीक है, बोली को हम इसके अंतर्गत ला सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सौरसेनी अपभ्रंश में आपकी कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वो सभी बातें आपको याद रखनी है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये सब आपके सौरसेनी अपभ्रंश में आती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? बताएंगे। बतियाना, अपनाना, गरमाना, समझाना, निम्न इनमें से कोई नहीं। बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया बहुत अच्छा आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखिए कि जो संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे हम नाम धातु कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए अपनाना, अपनाना जो है वो आपका संज्ञा नहीं है ना ही विशेषण है, ये क्या है आपका? सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम से जो आपका प्रत्यय लगाया गया है, ना प्रत्यय लगा के यहाँ पे अपनाना बनाया गया है, तो ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, पढ़ना, सुनना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, निम्न में से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें उठना का क्या होना चाहिए था यहाँ पे, अगर यहाँ पे होता आपका उठाना तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता। पढ़ाना अगर होता तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता। सुनाना अगर होता तो भी आपका प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर हो जाता। अगर हम इसी का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर जाएंगे तो उठवाना, पढ़वाना, सुनवाना, इस प्रकार से हो जाता। तो याद रखिए ये जो आपके दिए गए हैं ये आपके प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर नहीं आएंगे। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य में बताएंगे। प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयवाचक है, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन कहेंगे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विस्मयवाचक। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक ही है जो आपका संयुक्त वाक्य के लायक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। बाकी के दो आपके मिस्र के अंदर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रयोग के अनुसार बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जो आपने पढ़ाए होते तो उतने ही हैं, लेकिन आपको बस खेलने के लिए आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द विशेषण के अंदर आएगा? सोना, रक्त, चचेरा, निम्न में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा चचेरा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
उसने कविता पढ़ी होगी। वाक्य का काल क्या है बताएंगे। आसन भूत है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। पिछले बार भी आपका काल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था, तो ध्यान रखिए यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, उसने कविता पढ़ी होगी, पढ़ी होगी पता नहीं अब तक पढ़ रहे होगे या क्या, संदिग्ध है यहाँ पे, कुछ क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे आपका संदिग्ध भूतकाल के अंदर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है। तो वही विशेषण पद का जब हम परिचय देते हैं तो यहाँ पे क्या आवश्यक नहीं है ये आपको बताना है। विशेष ये नहीं आवश्यक है, क्रिया या फिर लिंग, एक से अधिक ऑप्शन सही है या इनमें से कोई नहीं बताएंगे। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे क्रिया का कोई लेना देना नहीं होता है। विशेषण पद का जब हम परिचय करते हैं तो विशेष और विशेषण से परिचय करते हैं, लिंग का भी वहाँ पे परिचय होता है, तो क्रिया से नहीं होता है, इसलिए आपको याद रखना है क्रिया यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए विधेय के अंतर्गत क्या आता है बताइए। विधेय के अंतर्गत क्या आता है, तो आप सभी जानते हैं कि वाक्य के दो भेद यहाँ पे बताए गए हैं, उद्देश्य और विधेय नाम से। तो यहाँ पे आपको बताना है विधेय के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिए उद्देश्य क्या होता है, जो कर्ता होता है उसी को उद्देश्य कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और जो कर्ता के बारे में जितनी भी बातें की जाती है वो आपका विधेय के अंदर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा कर्म व क्रिया। कर्म व क्रिया, कर्ता तो नहीं आएगा, कर्ता आपका उद्देश्य के अंदर आता है, तो कर्म व क्रिया। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको देके समझाऊं, एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, राम आम खाता है। ठीक है, सिंपल सा है, राम आम खाता है। तो इसमें उद्देश्य क्या है, राम आपका उद्देश्य हो जाएगा क्योंकि राम आपका कर्ता है, और आम आपको पता है कर्म है, क्रिया क्या है, खाता। तो ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गया, ये दोनों मिलकर के आपका विधेय के अंदर आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताएंगे रेखांकित पदबंध का नाम क्या है। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाओ ना, सो जाइए ना। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। तो यहाँ पे आपको खाना खा लिया हो तो इतना तक आपको रेखांकित किया गया है, तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। उम्मीद है आंसर आपने लगा लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, खाना खा लिया हो तो सोने आ जाओ, नहीं खाया है तो फिर मत आना सोने, कहने का तो मतलब यही है। तो यहाँ पे सब बातें आपकी निर्भर कर रही है, तो ये तो आपका क्या है, ये आपका क्रिया विशेषण है, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जो भी रेखांकित शब्द या वाक्य होंगे उसमें आपको जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपको विशिष्ट लग रहा हो कि इसके बिना जो है वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा, तो वो चीज़ आपके पदबंध के अंदर आ जाती है। ठीक है, मतलब उसी एक पद ने पूरे वाक्य को बांध के रखा है, तो पदबंध इसीलिए हम इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। अब यहाँ पे है पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, तो यहाँ पे क्या आपका होना चाहिए, पुरस्कार पाने वाले कौन होंगे, आपके विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थी होंगे ना। तो विद्यार्थी आपके यहाँ पे किसके अंदर आ जाएंगे, संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। कल भी आपको, इससे पहले वाले क्लास में भी मैंने बताया था, पदबंध से मैं आपको रेगुलर क्लास दे रही हूँ, इक्वेशन दे रही हूँ, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा, इस वाक्य में टेलीफोन जो है ये किस कारक में प्रयुक्त हुआ है, टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा। अब देखिए क्वेश्चन को देख के ना आप थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत कर देंगे क्वेश्चंस को, इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। और टेलीफोन पर अगर यहाँ लिखा है तो आप सीधा जाएंगे अधिकरण में पर होता है, तो बस अधिकरण में जाके लगा देंगे और आपका ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा करण कारक, क्योंकि जब साधन की बात की जाए, किससे बात करेंगे, टेलीफोन से बात करेंगे। ठीक है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा, तो किससे, यानी कि यहाँ पे जब साधन की बात की जाए, टेलीफोन क्या है, साधन है। जब आप पढ़िएगा कारक में तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे करण कारक में क्या होता है, जब हम किसी साधन के द्वारा कुछ भी प्रयोग करते हैं तो वो आपका किसके अंदर आ जाता है, करण कारक के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो तुमसे यहाँ पे ये वाला से आप ले लो टेलीफोन पर, तो यहाँ पे आप इसको टेलीफोन पर देख करके पर यहाँ पे देख के अधिकरण नहीं लगाएंगे,
आपको ध्यान से समझना पड़ेगा वाक्य के अंदर बात क्या हो रही है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कारक की जो भी आपके सूत्र हैं, जो भी उसका रूल है, उसको उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। आगे देखते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। विपजाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झटका भी लग सकता है आपको। विपत जाल होगा, विपद जाल होगा, विपह जाल होगा, निम्न में से एक से अधिक ऑप्शन सही है या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, निम्न में से एक से अधिक। कैसे होगा, तो विपत जाल भी सही है और विपद जाल भी सही है, दोनों ही सही हैं। क्योंकि आपका जो रूल है, सूत्र है, वो क्या कहता है कि ये जो द है आपका, ये ज में परिवर्तित हो जाता है। तो विपत जाल हो या विपद जाल हो, दोनों ही आपका अगर हो जाए ऑप्शन में तो सही होगा, ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनना है। अत्यंत का संधि क्या हो जाएगा। अति अंत से बनेगा आपका अत्यंत। और आपको पहले ही बताया है, बहुत ही ईजी सा है कि य के व के आपके आगे में जो आधा वर्ण होता है वो आपका किस में होता है, यन में होता है। तो इसको देखते ही आप लगा देंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 यन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, अन्वय शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वय में क्या होगा, अनुधन व्यम, अनुधन अय, अन्न धन अय, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा अनुधन अय, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतदाता में कौन सा समास है बताएंगे। मतदाता, बताइए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अपना मत देने वाला अपना मता क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास के अंदर चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा होगा बताएंगे। दिवस, पहरा, आंसू, निम्न में से एक से अधिक। अच्छा, यहाँ पे एक टाइप करना भूल गई हूँ, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, निम्न में से कोई नहीं, निम्न में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए बताएंगे यहाँ पे दिवस, पहरा, आंसू क्या होगा आपका राइट ऑप्शन। तो याद रखिए तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे दिवस हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, ठीक है। पहरा और आंसू आपका तद्भव के अंदर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका अजिर। अजिर शब्द का अर्थ क्या होगा। शरीर, आंगन, जरावस्था, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन। जिन्होंने सही कर दिया उन्हें मैं सैल्यूट करती हूँ, सैल्यूट, ठीक है। आप अपनी तरफ से क्लैप कर लेना, क्लैप योर हैंड्स, है ना, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही दे दिया तो। अजिर शब्द का अर्थ सही बताना है। शरीर, आंगन, जरावस्था, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, देखिए इसका अर्थ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निम्न में से एक से अधिक। क्यों, क्योंकि शरीर का भी आपका अर्थ अजिर होता है और आंगन का भी अर्थ आपका अजिर होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, और यही सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 5 ऑप्शन में फंसा देंगे। शाखा मृग पर्यायवाची किसका है बताइए। शाखा मृग मोर का है, बंदर का है, बिल्ली का है, एक से अधिक ऑप्शन सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बंदर। ध्यान रखिए बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बंदर का ये पर्यायवाची है शाखा मृग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में आपको चुनना है सही अर्थ वाला विकल्प। पायस और पावस में बताएंगे। पायस का अर्थ क्या होता है, पावस का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पाना, पैर, पाना, वर्षा, खीर, वर्षा ऋतु, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो पायस की बात करें तो पायस मतलब होता है खीर और पावस मतलब होता है वर्षा ऋतु। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटिल का विलोम क्या होगा। कुटिल का विलोम क्या होगा। जटिल, रूढ़, ऋजु,
निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। कुटिल का आपको बताना है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋजु। ठीक है, ऋजु बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऋजु की, तो ऋजु को हम वक्र भी इसका कहते हैं, वक्र भी इसका विलोम होता है। ठीक है, वक्र, वक्र भी इसका विलोम होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? सुषुप्ति का विलोम क्या होगा आपको बताना है। जागृति, जगाना, जागरण, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जागृति बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सुषुप्ति का विलोम हो जाएगा जागृति। आगे देखिए, मिश्र वाक्य में आपको पहचानना है। अगर बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाओ। रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है। सुरेश ने काम किया और अपने घर चला गया। निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो देखते ही आप समझ गए होंगे, बाहर अगर बारिश हो रही हो तो छाता लेकर जाना। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी, सौंदर्यता, आशीर्वाद, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी शुद्ध नहीं है। और यहाँ पे 5th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निम्न में से कोई नहीं। तो ईमानदारी से आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं। अंत्याक्षरी की मैं बात करूँ तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा? आधा न और आधा त होता है, अंत्याक्षरी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। और सौंदर्यता जैसा कोई शब्द नहीं होता है, सुंदरता होता है। सुंदरता होता है या फिर सौंदर्य होता है। ठीक है, सौंदर्यता नहीं होता है। आशीर्वाद तो सबको पता होगा, आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है आपका आशीर्वाद। ठीक है, तो श में जो है आपका दीर्घ ई की मात्रा लगती है, याद रखेंगे, जो आपका यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से आपको एक और बताना है। इस प्रकार से आपको 5 से 6 क्वेश्चन, 6 जो आपके वर्ड हैं वो आपको सही मिल गए। त्योहार, पड़ोसी, प्रतिनिधि, दंपति, बताएंगे कौन सा शुद्ध शब्द है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका शुद्ध शब्द है दंपति। त्योहार की बात करें तो य में आपका एक ही मात्रा लगता है, त्योहार इस प्रकार से लिखाता है। ठीक है, पड़ोसी की बात करें तो इसमें क्या गलती है? नीचे बिंदु नहीं दिया हुआ है, इस प्रकार से आपका पड़ोसी होता है। प्रतिनिधि की बात करें तो प्रतिनिधि में कैसे होना चाहिए? प्रतिनिधि इस प्रकार से होना चाहिए था। ध के ऊपर भी आपका छोटी ई की मात्रा लगती है, तो ये आपको याद रखना है। दंपति बिल्कुल सही है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है इस प्रकार से। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बताइए। बाड़ाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जंगल में लगने वाली आग की हम बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दावाग्नि। ठीक है, दावाग्नि जो है वो हो जाएगा। जठराग्नि क्या होता है? जो पेट के अंदर जो आग लगती है ना, भूख की आग, पेट की आग क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द कौन सा होगा? निराशा, जिसकी आशा ना की गई हो, निराशा। अप्रत्याशित, उपेक्षा, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अप्रत्याशित। निराशा जिन्होंने भी लगाया वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और यही सब एग्ज़ाम में दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता है, अगर प्रैक्टिस की कमी होती है तो दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा चलता है और हम डी ऑप्शन लगा के आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? समाचार, उद्घोषणा, साक्षात्कार, विज्ञापन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 उद्घोषणा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निबंध लेखन के लघु रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आलेख, विज्ञापन, रिपोर्ट, फीचर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, तो ये भी मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगी। जैसे कि आपका पूछा गया था अधिसूचना से क्वेश्चन आपका बना था, प्रारूप से क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिए ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
तो निबंध लेखन के लघु रूप को क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? बताएंगे? अनुभाव, उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रस में आपका सिर्फ अस्थायी भाव से क्वेश्चन अब नहीं पूछता है। क्वेश्चन आपके बनते हैं अवयव से, क्वेश्चन बनते हैं जो आपके विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव, ये 4 आपके अवयव होते हैं रस के, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में रस की पूरी क्लास आपको देख लेनी चाहिए। थ्योरी क्लास एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो ये उद्दीपन विभाव है। ठीक है, उद्दीपन विभाव है, उद्दीप्त कर रहा है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है? उद्दीप्त कर रहा है, तो ये उद्दीपन विभाव के अंदर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रस से अनेकों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और देखिए यहाँ पे मैं जो कोशिश कर रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं वो आपके आहार्य के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, और कायिक के अंदर क्या आता है? तो कायिक आपका जिसके शरीर के द्वारा काया से याद रखिए शरीर, और शरीर के द्वारा जिस भाव को हम प्रदर्शित करते हैं वो आपका कायिक के अंदर आता है। सात्विक, तो आपके सात्विक के कितने आपके सात्विक होते हैं, ये मुझे सात्विक भाव कितने होते हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिटेल में आपको बताया गया है तो ध्यान रखेंगे। सात्विक अनुभाव, देखो ये क्वेश्चन बन गया सीधा फिर से। तो सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? मुझे याद भी नहीं था कि ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। चलिए बताइए, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 12, 8, 6, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं? बताइएगा। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 8। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, लिख दूँ क्या? लिख देती हूँ, इसको एक बार देख लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। स्तंभ, ठीक है, स्तंभ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? स्वेद, जो पसीना होता है। पसीना भी सात्विक भाव है, पसीना को आप रोक नहीं सकते हैं ना, सात्विक रूप से आते हैं। स्वेद हो गया। स्वरभंग, स्वरभंग, इसके बाद वेपथु, वेपथु, वेपथु को ही क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं, मतलब जब शरीर कांपने लगता है, तो ये भी आपके बस का चीज़ नहीं, ये भी सात्विक भाव होता है। वैवर्ण्य, वैवर्ण्य जो है जिसको रंग उड़ जाना कहते हैं। और अश्रुपात, अश्रुपात, अश्रुपात हो जाएगा रोमांच, और आपका एक हो जाएगा प्रलय। ये 8 आपके सात्विक भाव हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? 49 मानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भरत मुनि ने कितनी मानी है? 8। देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, देखिए 49 मानी है पूरी। भावों की संख्या पूछा जाए भरत मुनि के द्वारा तो 49 हो जाएगा, जिसमें 8 कौन से हैं? 8 है आपके स्थायी भाव, ठीक है, 8 है सात्विक जो अभी हमने देखा, सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, और 33 जो है वो संचारी भाव है, संचारी भाव, संचारी भाव। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इन्होंने क्या नहीं माना है, तो याद रखिएगा स्थायी भाव को इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का स्थायी भाव शोक, रति, निर्वेद, कौन सा हो जाएगा? शोक। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? किस रस से नहीं है ये आपको बताना है। तो वीर, रौद्र, विभत्स, ये तीनों से ही है, तो यहाँ पे तो आपका 5th ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी से ऐसा कोई नहीं है जिससे ओज संबंध नहीं है। ओज गुण में आपका ये तीनों आता है, वीर, रौद्र और विभत्स भी आता है। ठीक है, 5 ऑप्शन आपका 5th सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा मात्रिक छंद नहीं है?
अर्धसम मात्रिक छंद यहाँ लिखना चाहती होंगी मैं, गलत हो गया है, अर्धसम मात्रिक छंद। ठीक है, जो PDF मैं आपको दूंगी उसमें ये सही कर दूंगी। ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद होगा। ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? दोहा, सोठा, बरवे, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही आपके अर्थसम मात्रिक छंद के अंदर आते हैं, आप सभी को पता है। और किसके कितने जो है यहाँ पे हो जाएंगे ये मुझे आप बताइएगा। ठीक है, दोहा के अंदर कितने होते हैं, सोठा के अंदर कितने होते हैं, बरवे के अंदर कितने छंद मात्रिक कितने मात्राएं होते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानो चुन। इस पंक्ति बताना है छंद क्या प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, गीतिका, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ध्यान रखिए दोहा के अंदर है ये, तो दोहा, ये चौपाई, दोहा के अंदर आ जाएगा छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अपने पिंजरे जूठन कौन सा सही सुमेलित है? बताइए कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? अपने अपने पिंजरे, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का नहीं है, ये तो गलत हो गया। जूठन भी जो है मोहनदास नेमिसारण्य का नहीं है। अब अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग, तो ये क्या विराम विलास शर्मा का है? बिल्कुल, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बसेरे से दूर जो है वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। अब मैं बात करूं अगर, तो अपने अपने पिंजरे ये किसका है? मोहनदास। ठीक है, मोहनदास का है, मोहनदास नेमिसारण्य का है। और जूठन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। और बसेरे से दूर जो है ये हरिवंश राय बच्चन का है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे बढ़िए, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे। अब देखिए हमारा जो है यहाँ पे व्याकरण खत्म हो चुका है, साहित्य की तरफ हम बढ़ गए हैं, और यहाँ पे आपको हम साहित्य के क्वेश्चंस करवाएंगे। प्रभाकर माचवे, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं है, तो यह बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आलोक पर्व, ऑप्शन 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासन के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका क्रम से बिल्कुल पूछा जाएगा। बताएंगे कुटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, सभी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध संग्रह हैं। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट ऑप्शन, तो वो हो जाएगा अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज और आलोक पर्व। अगर हम इसका देखें समय, तो प्रकाशन वर्ष क्या रहेगा? 1948 में अशोक के फूल, विचार और वितर्क की बात करें 1957, कुटज जो है वो 1964 में प्रकाशित हुआ, और आलोक पर्व 1965 में। इस प्रकार से ही इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी संग्रह बताना है, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी नहीं है? आदिम रात्रि की महक, प्रेम प्रतिमा, सप्त सुमन, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी यहाँ पे नहीं होगी? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, निम्न में से एक से अधिक ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सी है? तो देखिए आपका आदिम रात्रि की महक जो है ये आपका फणीश्वरनाथ रेणु की है। प्रेम प्रतिमा और सुप्त सुमन, ये दोनों किसकी है? तो याद रखिए प्रेमचंद की है। ठीक है, प्रेमचंद की है, बहुत पूछी जाती है। कहानी संग्रह है ये, प्रेम प्रतिमा और सप्त सुमन, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हित तरंगिनी, हित तरंगिनी सही है, कृपाराम की है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की है। माधवा नल काम कंदला ये केशव दास की नहीं है। और मदनाष्टक जो है ये भी आपका रहीम दास की है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? माधवा नल काम कंदला ये किसकी है? तो आलम की है, जो रीति कवि हैं, आलम की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? बताएंगे। घनश्याम, रास बिहारी, कृष्णदास,
निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका घनश्याम। ठीक है, घनश्याम यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर में आपका राइट ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी कवि हैं, किस प्रकार के कवि हैं? रीति सिद्ध है, रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है, निम्न में से एक से अधिक है, निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रीति सिद्ध जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रीति सिद्ध। ठीक है, रीति मुक्त की बात करें तो रीति मुक्त के अंदर आ जाते हैं आपके बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। ठीक है, और रीतिबद्ध तो आपके पद्माकर, चिंतामणि, ये सब जो हो जाएंगे, केशव दास, ये सब आपके रीतिबद्ध है। और रीति सिद्ध कौन है? बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सुजान विनोद, बताएंगे इसके रचनाकार कौन है? घनानंद, देव, पद्माकर, सुजान विनोद। 49 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देव हो जाएगा। देव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए। तो देव द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 72 मानी गई है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और लेकिन वर्तमान में जो इनकी रचनाएं जो उपलब्ध हैं वो कितनी हैं? 15 ग्रंथ इनकी उपलब्ध हैं। ठीक है, उपलब्ध हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है, जैसे कि भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, देव माया प्रपंच, ये सभी आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। भारतेंदु मंडल के कौन से लेखक नहीं है? श्रीधर पाठक, बालकृष्ण भट्ट, मैथिली शरण गुप्त, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि श्रीधर पाठक और मैथिली शरण गुप्त ये दोनों ही आपके द्विवेदी युग के, ठीक है, द्विवेदी युग के हैं, ये भारतेंदु मंडल में नहीं आएंगे। बालकृष्ण भट्ट जो है ये आपके भारतेंदु मंडल के अंदर आ जाएंगे। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित है? कवि हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित है। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो है ये पुष्टि मार्ग से दीक्षित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, गंगा अवतरण, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। देखिए, जगत सच्चाई सार और कश्मीर सुषमा ये दोनों ही रचना श्रीधर पाठक की है। और बात किया जाए अगर गंगा अवतरण की, तो ये श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ठीक है, किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जन्म काल के अनुसार बताएंगे कौन सा कवियों का क्रम यहाँ पे सही है। ये देखिए, आपके भारतेंदु मंडल के ही रचनाकार हैं सभी, और यहाँ पे क्रम से पूछा जा रहा है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको अगर हम समय देखें तो सबसे पहले तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हो जाएंगे। 1850 से इनका समय माना जाता है, 1885। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है ये 55 से है। मृत्यु आपसे नहीं पूछा जाएगा, जन्म पूछा जाएगा। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, फिर 55 में आपके बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रताप की बात करें तो फिर 56 में है ये। फिर जगमोहन जो है ये आपके 57 में है। तो कितना इजी है याद रखना। 50 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, 55 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 56 में प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन 57 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के गुरु कौन थे? बताइए। रामानंद, नरहरियानंद,
रामानुजाचार्य, या फिर निम्न में से एक से अधिक, या कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नरहरि दास। नरहरि दास को ही नरहरिया दास भी कहते हैं, ये बात आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विजय पाल सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने, निम्न में से एक से अधिक ऑप्शन सही है, या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए एग्जाम में बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये रामचंद्र शुक्ल पर फोकस कर रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पिछली बार पूछा गया था कि जो सिद्ध की भाषा है वो क्या है, या फिर सिद्ध को उन्होंने जो है साहित्य का रूप ही नहीं माना है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन बनाया था। पूछा जा सकता है केशव के बारे में, पूछा जा सकता है विद्यापति के बारे में इन्होंने क्या राय रखी है। तो ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो केशव यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि जो है वो रीतिकाल के उन्होंने प्रथम रचना उन्होंने माना है, प्रथम प्रवर्तक माना है, ठीक है, चिंतामणि को। अगर मैं बात करूँ तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये जो हैं, और नगेंद्र और कौन हो जाएंगे? गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, गणपति से समझ में आ जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने किसे माना है? केशव दास को जो है हिंदी रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। तो पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? चिंतामणि को, ठीक है। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है बताइए? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कामायनी, एक से अधिक ऑप्शन सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रबंध काव्य इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विनय पत्रिका, ठीक है। विनय पत्रिका जो है ये प्रबंध काव्य के अंदर नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ बताना है आपको, कौन सा होगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो आपने मेरे देखे होंगे तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपको हर लेवल का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है ऑलरेडी। आप अगर मेरे चैनल पर जाइएगा तो आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सभी का अलग अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाके विजिट करेंगे तो बहुत अच्छे से मैंने सभी चीज़ें करवाई हुई हैं पहले से ही। तो अनुभाषी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जब आपको मैंने बताया था अष्टछाप से प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, पिछली बार भी आपका अष्टछाप से प्रश्न बना था। तो अष्टछाप को याद रख लीजिए। इसकी स्थापना दिवस मुझे बताएंगे, इसकी स्थापना कब हुई कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइएगा। और सभी कवि का आपको क्रम मैंने बता रखा है बहुत बार, तो ये आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है? कुंभन दास, फिर सूरदास, फिर परमानंद, फिर कृष्णदास। और ये चारों आपके वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं नीचे गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, और कौन थे? एक नंददास। ये चार आपके विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो ये आपको पूरा याद रखना है, कंठस्थ कर लो अष्टछाप को, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सुर की रचना कौन सी नहीं है? तो सुरसागर है, सुरसारावली भी है, रास पंचाध्याय नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नंददास की रचना है, याद रखिए। किसकी है? नंददास की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल के किस कवि को जड़िया के कवि के नाम से विभूषित किया जाता है? किसको कहा जाता है जड़िया? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंददास। नंददास को जड़िया कवि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, इस पंक्ति में बताना ये किसके द्वारा कहा गया है। इस प्रकार से ही आपका मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार बीपीएससी तैयारी 3 में, ठीक है। 6 to 8 में आई थिंक पूछा गया था ये। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये जो है किस अवसर पर कहा गया है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बना था। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो की ये पंक्ति है, और इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर ये लिखा था, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी ने
विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। ठीक है, तो शुक्ल जी के इस कथन का आशय क्या है, क्या मतलब है इसका, तो ये देखिए आपको समझ में आना चाहिए। विद्यापति को कई लोग जो है श्रृंगारी कवि कहते हैं और कई लोग आध्यात्मिक कवि मानते हैं। तो इसी पे इन्होंने जो है विरोध किया है, आध्यात्मिक कवि ये नहीं मानते हैं। इन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो है श्रृंगारिक रचनाएं इन्होंने की हैं विद्यापति ने, तो ये आध्यात्मिक कैसे हो गए। इसका मतलब तो ये है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे काफ़ी सस्ते हो गए हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने ये बात कही। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, यही इनका कहना था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पद मिश्र चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, निम्न में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो मैं आपको ये काफ़ी बार बता चुकी हूँ, बहुत बार मैंने इसको डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो याद रखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका राउरवेल हो जाएगा। ठीक है, 3rd ऑप्शन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गोरखनाथ की साधना पद्धति क्या है। ब्रजयानी, हठ योग साधना, सम्यक साधना, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बहुत ही ध्यान रखना कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है हठ योग साधना। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा सकता है कि गोरखनाथ की साधना पद्धति जो है हठ योग में हठ का अर्थ क्या है, तो पूछा जा सकता है इस प्रकार से। ठीक है, या पूछा जाएगा हठ योग में हठ की ह का अर्थ क्या है। तो ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा, इन दोनों के योग से ही हठ योग साधना बना है। तो प्रश्न आपका बना दिया जाएगा, तो इसको आप याद रखिए। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है बताएंगे। जोइंदू, राम सिंह, धनपाल। तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर 2 याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। और ये जो कथन है बहुत पूछा जाता है, किसका है बताएंगे। लल्लू लाल, इंसाल्लाह खां, अमीर खुसरो। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। ये अपने आप को तूतीय हिंद की उपाधि इन्होंने दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देसिल बनना, देसिल जन्ना सब जन मिठा, देसिल बनना सब जन मिठा। तो यहाँ पे देशी भाषा की तरफ, देसी भाषा के मिठास का वर्णन किन्होंने कहा है, किस रचनाकार की ये पंक्ति है, ये मुझे बताना है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, और इनकी जो देसी भाषा यानी कि कौन सी थी, मैथिल। मैथिल कोकिल भी ये कहे जाते हैं। ठीक है, मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, मैथिल कोकिल बहुत बनता है। अभिनव जयदेव की नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है बताएंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ये रचना है और ये ग्रंथ है इनका। ठीक है, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज की आंखें, काफ़ी पूछी जाती है। तो याद रखिएगा राम कुमार वर्मा की ही रचना है पृथ्वीराज की आंखें। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि भी माना है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। ठीक है, अवधी भाषा का। चलते हैं आगे, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव किसने दिया। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आपका, राइट ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। देखिए श्रृंगार का, देखिए यहाँ पे टाइपिंग में कोई मुझे ऑप्शन नहीं मिला तो मुझे इसी प्रकार से लिखना पड़ा, लेकिन श्रृंगार का जो आपकी वर्तनी है शुद्ध, वो आपकी श्रृंगार इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, मीराबाई की उपासना पद्धति क्या है। सखा भाव की, पुष्टि मार्ग की, माधुर्य भाव। देखिए इस प्रकार से प्रश्न बने हैं आपके, तुलसीदास के ऊपर बना था जो कि दास्य भाव है। तो याद रखिए यहाँ पे माधुर्य भाव हो जाएगा मीराबाई की उपासना पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है। नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जो है हालावाद के प्रतिष्ठित या प्रयोक्ता भी कह सकते हैं, प्रवर्तक कह सकते हैं हालावाद के, कौन हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी काव्य संग्रह नहीं है। पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, निम्न में से एक से अधिक। ओहो क्या हुआ है आज मुझे, निम्न में से कोई नहीं, ये मैं लिखना ही भूल गई, निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 72 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 5th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए पल्लव, ग्रंथि, गुंजन ये तीनों ही रचना है
सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रगतिवाद आंदोलन का उल्लेख बताएंगे सैनिक रूप में किन्होंने किया है? तो याद रखिएगा मुक्तिबोध ने किया है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये राइट ऑप्शन आपका त्रिलोचन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रख लो, तुम्हें सौंपता हूँ, क्या सौंपता हूँ? त्रिलोचन। लोचन यानी आंखें, तुम्हें सौंपता हूँ। याद करने के लिए जस्ट बोल रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित कौन सी है? नई कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रगतिवाद। आगे बढ़ते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? धूमिल, मुक्तिबोध, नागार्जुन। निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं, बताएंगे। वैद्यनाथ मिश्र, तो याद रखिएगा देखिए आपका वास्तविक नाम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो वैद्यनाथ मिश्र तो किसका है? नागार्जुन का है। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र। मैं बात करूँ धूमिल की, तो धूमिल का क्या नाम है? सुदामा पांडे। ठीक है, सुदामा पांडे। और अगर मैं बात करूँ मुक्तिबोध की, तो गजानन माधव इनका नाम है, याद ही आपको होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। एक और इनका पूछा जाता है त्रिलोचन का। त्रिलोचन के रचना का जो इनका वास्तविक नाम है वो क्या हो जाएगा? वासुदेव सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा? यहाँ पे नहीं होगा, होगा गलत पढ़ दिया मैंने। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन है इनमें से? राइट ऑप्शन बताएंगे। मछली घर, धूप के धान, आत्मजयी। निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये किसका है? कुंवर नारायण का है। ठीक है, 77 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मछली घर की मैं बात करूँ, मछली घर ये किसका है? विजय देव नारायण शाही का है। ठीक है, विजय देव नारायण शाही। और धूप के धान किसकी रचना है? तो याद रखिए गिरजा कुमार माथुर का। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर बहुत इंपॉर्टेंट है। धूप के धान, शिलापंख चमकीले, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनका, याद रख लीजिएगा। 1951 में, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि सप्तक से प्रश्न आपका पूछा जा रहा है और कवित्री से बन सकता है। बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। सुमन राजे, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर। आप सभी जानते हैं कि ये सभी आपके सप्तक से ही रिलेटेड है, लेकिन आपको स्पेसिफिक बताना है दूसरे सप्तक से कौन रिलेटेड है। ठीक है, तो दूसरे सप्तक से कौन है? शकुंतला माथुर। ठीक है, शकुंतला माथुर जो है वो दूसरे सप्तक से हैं। बात करूँ तो कीर्ति की बात करूँ तो ये तीसरे सप्तक से हैं। ठीक है, ये थर्ड सप्तक से हैं। और सुमन राजे फोर्थ सप्तक से है। ठीक है, चलिए। तार सप्तक में कौन से कवि सम्मिलित नहीं है? कौन से कवि सम्मिलित नहीं है तार सप्तक में? बताएंगे। भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन। निम्न में से एक से अधिक है, निम्न में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निम्न में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं आपके तार सप्तक के में सम्मिलित है। तार सप्तक मतलब ये पहला वाला। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ऐसा अगर ऑप्शन में दिख जाए दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, तो गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन ही गलत होगा, वो ऑप्शन गलत होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कैसे कहेंगे? दूसरा तार सप्तक नाम नहीं है। ठीक है, तार सप्तक सिर्फ एक ही है जो पहला वाला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, इस प्रकार से नाम है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? आज का अंतिम क्वेश्चन है, बताएंगे। नलिन विलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह, नरेश। निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा केदारनाथ सिंह जो है ये नहीं है। इनके अलावा कौन है? के फॉर कौन है? नकेनवादी, न के न से नलिन विलोचन,
क से कौन है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद न से कौन है, नरेश। तो इनके नाम से ही संबंधित है नकेनवादी, याद रखिएगा। पूरा 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। कितने मार्क्स आपके बने ये मुझे आप 80 आउट ऑफ बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।